तक्षशिला जो है ना पाकिस्तान के रावलपिंडी में, नालंदा जिसे अभी आप लोग देखने के लिए आए हैं, और विक्रमशिला बिहार राज्य के भागलपुर ज़िले में है ना। तो दो बिहार एक पाकिस्तान में होती थी। नालंदा दो शब्दों के मेल से बना है, एक नालम और दूसरा दा। नालम का मतलब होता है ना कमल, जो ज्ञान का प्रतीक है। दा का मतलब होता है ना दान करना, यानी वैसा स्थान जो हमें ज्ञानदान देता है ना, उस स्थान को नालंदा कहा जाता है। दूसरा राइटर दूसरी तरह से भी लिखा है, नालम ददाति इति नालदा, यानी जहाँ ज्ञान का अंत न हो, जहाँ से अंतहीन ज्ञान मिलता हो, उस स्थान को भी नालंदा कहा गया है। इसका स्थापना कुमारगुप्त राजा ने किया था 413 से 455 ईस्वी में। यानी जो बिल्डिंग अभी तुम लोग देख रहे हो ना, जो बिल्डिंग आप देखने के लिए आए ना, 1600 साल पुराना बिल्डिंग है। जब कुमारगुप्त स्थापना किए थे, विद्यालय 10 किलोमीटर लंबा और 5 किलोमीटर चौड़ा। अभी खुदाई के बाद 1 स्क्वायर किलोमीटर एरिया मिला है, जो ये बुद्ध धर्म का कॉलेज है। योगा कॉलेज अलग थी, फिलॉसफी कॉलेज अलग थे, मेडिकल कॉलेज अलग थे। जुआफर गांव, बेगमपुर गांव, सरीचा गांव में इसके छोटे छोटे पार्ट्स मिले हैं। बड़ा पार्ट यहाँ है जिसे आप देखने के लिए आए हैं। उस समय छात्र यहाँ 10,000, प्रोफेसर 2,000। शिक्षा पद्धति बड़ा क्लासरूम नहीं होता था ना, पेड़ के छाँव में ना बीच में गुरुजी, चारों तरफ छात्र जमीन पर बैठ कर के लिखता पढ़ता था। यानी कि शिक्षा पद्धति उस समय गुरुकुल सिस्टम थे। नालंदा, तक्षशिला और विक्रमशिला तीनों विश्वविद्यालय का आज भी जो हमारा शांति निकेतन है, वहाँ पेड़ के छाँव में पढ़ाई होती है। यहाँ का सब्जेक्ट था ना बुद्धिज्म, योगा, एस्ट्रोनॉमी, फिलॉसफी, मेडिकल साइंस उस समय हर्बल होते थे, भाषा पाली होती थी। ये सब इस विश्वविद्यालय का मेन सब्जेक्ट होता था। यहाँ के जो मेन प्रोफेसर थे उनमें से नागार्जुन, शीलभद्र, आतिश दीपंकर, पद्म संभव, शांत रक्षित, धर्मकीर्ति, धर्मपाल, असंग, वसुबंधु, आरदेव यहाँ के मेन आचार्य होते थे। विश्वविद्यालय के अंदर ना 3 लाइब्रेरी होती थी। बड़े लाइब्रेरी का नाम रत्न सागर, दूसरा लाइब्रेरी रत्न दधी और तीसरा रत्न रंजक। किताबें ना उस समय ताड़ पत्ते की बनती थी, भोज पत्ते की। पेपर का आविष्कार तो चाइना में हुआ था ना, पेपरिस घास से। यहाँ तो पोथी तैयार होता था। तो रत्न सागर लाइब्रेरी 9 मंजिला इमारत थी, जिसमें कि 90 लाख पुस्तक होते थे। जब बख्तियार खिलजी ने वहाँ आग लगाई थी, लाइब्रेरी 6 महीने तक जली थी। उसके लाइब्रेरी को बिल्डिंग आइडेंटिफाई नहीं किया कि लाइब्रेरी का बिल्डिंग कहाँ है, सिर्फ वेंसन की किताबें वर्णन मिला है। यहाँ छात्रों का एडमिशन प्रक्रिया कठिन होता था। आज गेट कीपर अशिक्षित होते हैं ना सर जी। नालंदा का गेट कीपर उस समय काफ़ी स्कॉलर होता था, जो कि छात्रों का एडमिशन टेस्ट ऑन द गेट कंडक्ट करता था। उनके परीक्षा में 10% छात्र जो पास होते थे, उनका अंदर एडमिशन होता था। 90% जो फेल होते थे ना, घर लौट जाते थे। सोचिए, जहाँ का गेट कीपर इतना स्कॉलर हो, वहाँ प्रोफेसर प्रिंसिपल में क्या क्वालिटी रहा होगा। इधर दोनों साइड सेल्फ था ना, जहाँ भगवान बुद्ध की मूर्ति होती थी। छात्र सुबह स्नान ध्यान करके ना यहाँ प्रे करते थे, बुद्धम शरणम गच्छामि, धर्मम शरणम गच्छामि, संघम शरणम गच्छामि। तभी दिन की शुरुआत होती थी। ये लकड़ी का दरवाज़ा था ना, ये जो ईंट पिघल रहा है ना, काला हो रहा है, ये बताता है कि बख्तियार खिलजी ने इधर में आग भी लगाए थे, जो 6 महीने तक जली थी। यहाँ का नाली व्यवस्था काफ़ी उन्नत होता था। नाली उस समय का है ना, सीमेंट सब बाद में लगा है, 1961 में है ना। नाली 90 डिग्री पे मुड़ रही है। सिंधु घाटी सभ्यता में भी नाली 90 डिग्री पे मुड़ती है, जो ये बताते हैं कि दोनों का नाली व्यवस्था एक तरह का था। कमरे यूरिन पर्पस में भी यूज होते थे, बरसात के पानी निकास के लिए भी यूज होते थे। सीमेंट जो 1961 में लगे हैं ना, टूट रहे हैं, है ना भैया। ये पुराना दीवार इधर है ना, ओल्ड इज गोल्ड, पुराना दीवार ज़्यादा मजबूत है ना। आर्कोलॉजी जब रिपेयर करती है ना, तो डेट डालती है ना। देखिए, ये 1960-61 ASI आर्कोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया ने इस पार्ट्स को रिपेयर किया है ना। उस समय जो मसाले का उपयोग होता था सीमेंट के जगह पर, चूना, सुर्खी, बालू, गन्ना जूस, बेल जूस, उड़द दाल। दीवार की मोटाई यहाँ 6 फीट है, जो कमरे को न गर्मी में गर्म होने देता था, न ठंड में ठंडा। यानी कमरा जो है ना, एयर कंडीशन का काम करता था।
ये एक छात्रों का एक घर है जिसकी ऊपर की छतें टूट गई है। 2 कमरे में छत मिला है, जहाँ जा कर के हम लोग देखेंगे उस समय छत कैसे तैयार होता था। कमरे के अंदर जो सेल्फ होता था ना, लैंप रखने का जगह होता था। दिया उस समय जलती थी ना केस्टर ऑयल में, है ना, अलसी तेल में, अरंडी तेल में। और किताबें ना ताड़ पत्ते की बनती थी। इधर बुक शेल्फ भी होते थे, है ना, कहीं कहीं ऐसे लकड़ी आवास लगा करके इधर भी रैक बनता था, है ना, किताब रखने के लिए, सामान रखने के लिए। इधर में कोई भी सामान रखते थे वो लोग। लकड़ी का दरवाज़ा था ना, डोर स्टॉपर, दरवाज़ा लॉक होने का। विश्वविद्यालय को 1200 ईस्वी में बख्तियार खिलजी ने नष्ट किया। नष्ट होने का जो कारण था, गुप्त काल भारत का स्वर्ण काल था। कोई भी राजा यहाँ लूटपाट का थिंकिंग लेकर के आए थे। 1192 में तराइन का द्वितीय युद्ध हुआ, जहाँ पृथ्वीराज चौहान मोहम्मद गोरी से हार गए। फिर मोहम्मद गोरी बख्तियार खिलजी ने देश के विभिन्न भागों में लूटपाट किया। किसी ने उत्तर भारत, किसी ने दक्षिण भारत, किसी ने पूर्वोत्तर भारत। इधर बंगाल, बिहार, उड़ीसा बख्तियार खिलजी आए थे। यहाँ से 51 किलोमीटर दूर बख्तियारपुर एक जगह है जहाँ उनका सैनिक शिविर होता था, आर्मी क्वार्टर। दिन में लूटपाट करते थे, रात को अपने शिविर में सोने के लिए पहुँच जाते थे। जब उनको ये पता चला कि नालंदा और विक्रमशिला ज्ञान का केंद्र है, बख्तियार खिलजी यहाँ का मेडिकल डिपार्टमेंट में उपचार के लिए आए। राहुल श्रीवाद उस समय हेड ऑफ डिपार्टमेंट थे मेडिकल साइंस के। उससे बख्तियार खिलजी ने बताया, हम आपका दवा भी नहीं खाएंगे, मेरा रोग ठीक करो। राहुल श्रीवाद ने कुरान के पन्ने पे ना जड़ी बूटी का लेप लगाया। वो लोग पन्ने को ऐसे पलटी मारते हैं ना, दवा हाथ के सहारे उनके मुंह में गया, उनका रोग ठीक हुआ। उन्होंने सोचा जब तक इतना स्कॉलर लोग रहेगा, ये लोग पर शासन करना मुश्किल हो सकता है। नालंदा को उन्होंने 1198, विक्रमशिला को 1200 ईस्वी में नष्ट कर दिया। जब वो लोग वापस लौटने लगे, मोहम्मद गौरी वो अपने नौकर कुतुबुद्दीन ऐबक को 1206 में दिल्ली के गद्दी पे बैठा के चला गया। उन लोगों ने विद्यालय के संचालन के लिए पैसे देना बंद कर दिया, यानी रुचि नहीं दिखाई। विद्यालय में पढ़ाई तो 1198 में बंद हुआ था। बिल्डिंग धीरे धीरे बारिश, तूफान, भूकंप में गिर करके मिट्टी का पहाड़ बना। उसके बाद कोई साहित्य नहीं मिली जो नालंदा के बारे में जानकारी दे सके। ह्वेनसांग यहाँ चाइना से पढ़ने के लिए आया था 629, वापस गया था 645। उस समय यहाँ हर्षवर्धन का शासनकाल था। उनकी बहुत सारी किताबें ना चीन में मिली। उनका एक किताब था ना सीयू की, मतलब होता है भारत यात्रा वृत्तांत। उस किताब का जब अध्ययन किया ना अलेक्जेंडर कनिंघम, उन्होंने इस पूरे एरिया को खनन काज से बाहर निकाला 1915 से 37 में। जैसे हड़प्पा और मोहनजोदड़ो ज़मीन खोद करके निकाला गया, उसी तरह नालंदा भी ज़मीन खोद करके बाहर निकला है। अभी पिलर सीमेंट का बनता है ना, उस समय ना पिलर पत्थर का बनता था, जिसके ऊपर ना छतें होती थी। यह स्टेज क्लासरूम है, बीच में गुरुजी, उनके चारों तरफ छात्र बैठते थे स्टेज के ऊपर, है ना। पहले ये चबूतरा ना पेड़ के छांव में तैयार होता था, जहाँ बारिश के दिनों में पढ़ाई कभी कभी रुक जाती थी। जब बाद में लोगों ने पिलर के ऊपर छत बनाया, यहाँ बारिश में भी पढ़ाई सुचारू रूप से चलती थी। हर हॉस्टल के अंदर एक कुआं मिलता है उधर पानी पीने के लिए। अभी तक जो भी कमरा आप लोगों ने देखे हैं, उनका छत टूट चुका है। यहाँ जो 2 कमरा आप देखिएगा, इसमें पुराना छत बचा हुआ है। जब खुदाई हो रहा था, इस दोनों कमरा से जला हुआ चावल मिला। थोड़े से चावल को म्यूजियम में स्टोर किया गया, ज़्यादा चावल को डिस्ट्रॉय किया गया, जिससे ये पता चला कि दोनों कमरा अनाज का गोदाम था, है ना, चावल दाल रखने की जगह। सामने कमरा भगवान बुद्ध का मंदिर होता था। यहाँ जो पत्थर है ये अभ्रक पत्थर है, माइका है ना। इस पत्थर पर जब चांद का रोशनी पड़ता था, ये रिफ्लेक्ट लाइट आंगन को ग्लो करता था, बुद्ध के चेहरा को भी रोशनी देता था। जिस समय सारे संसार के लोग जंगलों में रहते थे, उस समय नालंदा के लोगों को प्रकाश परावर्तन क्रिया मालूम होते थे। ये धरातल का ऊंचा नीचा बताता है। कंस्ट्रक्शन अलग अलग पीरियड में बना है। आर्कोलॉजी तो खनन काज ऊपर से किया ना, तो छत से ऊपर जो 4-5 फीट का एरिया है, वो पाल पीरियड का अवशेष है। उसको तोड़ करके आर्कोलॉजी जब नीचे आया, यह हर्षवर्धन काल का रिमेंस मिला। इसको तोड़ करके जब नीचे गया तो ये गुप्त काल का अवशेष मिला। ये बताता है कि विद्यालय अलग अलग राजाओं के द्वारा अलग अलग समय में इसके निर्माण किए गए, है ना। कुआं के बगल में जो पत्थर है, वैसे ही पिलर बनता था, ठीक ना। तो ये जो बिल्डिंग आप देख रहे हैं ना, कार्बन डेटिंग से 413 ईस्वी का बना हुआ है। लेकिन यहाँ पर जो शिक्षा संस्थान की स्थापना हुई थी, बिल्डिंग बनने से भी 1000 साल पहले, 600 ईस्वी पूर्व, जिस समय भगवान बुद्ध जिंदा होते थे,
बौद्ध साहित्य ये लिखता है कि पूरा एरिया उस समय ना आम का बागान होता था, है ना। आम के बगीचे में एक गांव था ना, नालक गांव, सारिपुत्र का जन्म हुआ था, समझ है ना। और यहाँ से 4 किलोमीटर आगे एक कोलित गांव है जहाँ की महामोगलायन का जन्म हुआ था। महामोगलायन भी बुद्ध के शिष्य थे। जब भगवान बुद्ध राजगीर से वैशाली जाते थे ना, तो ये आम के बगीचे में रुकते थे, है ना। और उन्होंने 2 आदमी को स्पीच दिया था, एक सारिपुत्र और दूसरा महामोगलायन। सारिपुत्र जब बुद्ध के प्रभाव में आकर के बौद्ध धर्म में एंट्री हुए, उस समय तक जितना भी लोग बौद्ध धर्म में एंट्री हुए थे, उनमें सबसे ज़्यादा तेज तराशीष भगवान बुद्ध को सारिपुत्र समझ में आया। जैसे क्लास में क्लास टीचर मॉनिटर बनाते हैं ना, बुद्ध ने भी सारिपुत्र को धर्म सेनापति बना दिया। ये धर्म सेनापति ने भी बौद्ध धर्म का रक्षा करते हुए बौद्ध धर्म के विस्तार के लिए आम के बगीचा में एक आश्रम व्यवस्था की स्थापना कर दी। उस समय छात्र यहाँ मिट्टी के झोपड़ी में रहते थे, पेड़ के छांव में शिक्षा लेते थे। वो लोग अगल बगल के गांव में भिक्षाटन करते थे। ये परंपरा 600 ईस्वी पूर्व से 413 एडी तक यहाँ पर बढ़ते रहा। जो एक कुटिया सारिपुत्र बनाया था बुद्ध के जिंदा रहते हुए, 413 ईस्वी आते आते यहाँ पर 2000 मिट्टी का झोपड़ी तैयार हो गया। हर झोपड़ी के अंदर एक प्रोफेसर और 5 छात्र, यानी जब 2000 झोपड़ी में 2000 प्रोफेसर और 10,000 छात्र हो गए। कुमारगुप्त मगध का राजा बना 413 में। उसने आश्रम व्यवस्था को बदल दिया ग्लोबल यूनिवर्सिटी के रूप में, यानी उनका मिट्टी का झोपड़ी हटा करके कुमारगुप्त ने ये पक्का बिल्डिंग तैयार कर दिया। पत्थर का कुछ उपयोग है क्या? दिया रखने का, ये भी मायका है। ये दिया के रोशनी को बढ़ा देता था, समझ रहा ना, इंक्रीज कर देता था, समझ रहा ना। तो आज जो छात्र यहाँ भिक्षाटन कर रहे थे, उसकी समाप्ति के लिए कुमारगुप्त जो है ना 200 गांव का टैक्स प्रत्येक साल दान में देना शुरू कर दिया। तो इस तरह से आश्रम व्यवस्था को कुमारगुप्त राजा बड़ा विश्वविद्यालय में बदल दिया, जहाँ की दक्षिण पूर्व एशिया से छात्र लोग पढ़ाई करने के लिए आने लगा। अब सारिपुत्र के बारे में कहा जाता है कि जहाँ उनका जन्म हुआ था ना, वहीं निर्वाण हुआ। उनके अस्थि को छात्रों ने मिट्टी से कवर किया, जिसका सेकेंड डेवलपमेंट अजातशत्रु, थर्ड अशोका, फोर्थ कनिष्क के बेटे वशिष्ठ, फिफ्थ कुमारगुप्त, 6 हर्षवर्धन, 7 पाल राजाओं ने विकसित करके सारिपुत्र के स्तूप को नालंदा का ये बड़ा स्तूपा बना दिया है ना। सामने का जो सबसे ऊंचा बिल्डिंग देख रहे हो, सारिपुत्र का स्तूप है, जिसने 2600 साल पहले यहाँ पर आश्रम व्यवस्था की शुरुआत की थी। और जब एक आदमी के अस्थि के ऊपर स्तूप तैयार हुआ, यहाँ एक परंपरा की शुरुआत हो गई। उस समय छात्र और प्रोफेसर दोनों ही बौद्ध भिक्षु होते थे, पर छात्र पढ़ाई खत्म करके घर लौट जाते थे। प्रोफेसर लोग यहाँ मरने तक बौद्ध भिक्षु होते थे। जो भी प्रोफेसर मरते गए, उनके अस्थि पर उधर छोटे छोटे स्तूप तैयार होते गए। वो जो गोल चौकोर देख रहे हैं ना, प्रोफेसर लोगों का स्तूप है। स्तूप मेनली वैसे बनता है, गुम्बद देख रहे हो ना, गुम्बद, हाँ, मस्जिद की तरह। इसका ऊपर का पार्ट टूट गया है ना, ये सिर्फ स्तूपा का बेस है, समझ रहे हो ना। ये ऑडिटोरियम का पार्ट था, गैलरी का विस्तार नीचे तक था, खुदाई में नीचे का पार्ट टूट गया है। प्रोफेसर लोग गैलरी में बैठते थे, छात्र यहाँ जमीन में बैठते थे। कमरा ग्रीन रूम आर्टिस्ट लोग का डिसीजन करने का है। ये सीढ़ी से उतर करके स्टेज है ना परफॉर्म करने का। ये सभा, मीटिंग, असेंबली हॉल पर्पस में ऑडिटोरियम का उपयोग होता था। उधर सेल्फ में बहुत सारा मूर्ति है, देख रहे हो ना, ताका में सेल्फ में जो मूर्ति है बुद्ध मंदिर है ना। हाँ, स्तूप का जो ओरिजिन निकल करके आया, बुद्ध जब कुशीनगर में निर्वाण प्राप्त किए थे, भारत वहाँ का स्थानीय निवासी लोग भगवान बुद्ध के डेड बॉडी को जला दिया था। उन लोगों ने राख को संग्रह करके रखा था। भारत उस समय 16 महाजनपद में बटा हुआ था, जिसमें 8 महाजनपद का राजा बुद्ध का अनुयायी था, फॉलोअर था। उनको जब पता चला कि बुद्ध कुशीनगर में निर्वाण प्राप्त कर लिए, 8 महाजनपद का राजा वहाँ एकत्रित हुआ। लोगों के बीच न तलवारें खींच गई, राख हमें चाहिए, हमें चाहिए, हमें चाहिए। दोनों ब्राह्मण वहाँ मध्यस्थता किया, लोगों को बताया कि बुद्ध तो पूरे जीवन भर शांति और अहिंसा के लिए काम किया, तुम लोग उनके राख के लिए युद्ध करोगे, ये बुद्ध के 25-25 संभालनी नहीं होगी। उन्होंने उस राख को 8 बराबर भागों में बांट दिया। सारे राजा लोग अपने अपने राजधानी में ले जा करके उस अस्थि के ऊपर स्तूप बनाया। बौद्ध धर्म में स्तूप बनाने की परंपरा बुद्ध के निर्वाण के बाद से शुरू हो गई थी। जब अशोका बौद्ध धर्म के प्रचार प्रसार कर रहे थे, कलिंग युद्ध के बाद 261 ईस्वी पूर्व में, उस समय भारत में एक भी बुद्ध मूर्ति नहीं बनती थी।
सारे लोग स्तूप का ही पूजा पाठ करते थे, है ना। इसलिए अशोका जो है पूरे भारतवर्ष में 84,000 बौद्ध स्तूप बनवाया था। हर छोटे बड़े गांव में एक एक दो दो स्तूप, बड़े शहरों में जिस शहर की जितनी ज़्यादा आबादी होती थी उतने ज़्यादा स्तूप। स्तूप मिट्टी के भी बनते थे, ईंट के भी बनते थे, पत्थरों के भी बनते थे। जो ईंट और पत्थर के स्तूप है ना बच्चे मिले हैं, है ना। देखो उधर पत्थर वाला है ना, काला वाला। हाँ, जो मिट्टी का स्तूप था मिट्टी में मिल गया, है ना। तो ये सब स्तूप है। जिस बिल्डिंग में ये रेड एस्बेस्टस होगा ना, बुद्ध मंदिर है ना। मंदिर को ना पाली भाषा में चैत्य बोला जाता है, मतलब होती है ना चेतना। हाँ, जहाँ से आदमी को चेतना मिलती है ना, उस जगह को चैत्य बोला जाता है। तो बुद्ध जो है ना अपने जीवन में लोगों को मूर्ति पूजा के लिए मना किए थे। उन्होंने बताया था कि हमारी शिक्षा को जिंदा रखना, शिक्षा का प्रचार प्रसार करना, हमारी शिक्षा के अनुसार जीवन यापन करना। लेकिन जब बुद्ध को निर्वाण मिला ना, 500 साल बीता, प्रथम शताब्दी ईस्वी कनिष्का पीरियड आया। कश्मीर के कुंडल वन में बुद्ध धर्म 2 पार्ट में बटा। पुराना पार्ट वाला लोग को हीनयान बोला गया। हीनयान वाले लोग स्तूप का पूजा पाठ करते थे। हीनयान वाले लोग स्तूप का पूजा पाठ करते थे, देख रहे ना। हाँ, मूर्ति नहीं बनाते थे। महायान वाले लोगों ने भगवान बुद्ध की काल्पनिक मूर्तियों को बनाना शुरू कर दिया। ये मंदिर है ना रेड वाला, है ना। जो बुद्ध मूर्ति बनाई गई ना 2 शैली में, एक मथुरा आर्ट और दूसरा गंधार आर्ट। मथुरा आर्ट जो है ना भारतीय चेहरा मोहरा सभ्यता संस्कृति में बुद्ध मूर्ति को बनाया, जबकि गांधार कलाकृति जो है ना ग्रीक चेहरा मोहरा सभ्यता संस्कृति में बुद्ध मूर्ति का निर्माण किया। नालंदा उस समय केवल शिक्षा का ही संस्थान नहीं था, बल्कि मूर्ति कला का भी केंद्र था। 2 मूर्तिकार यहाँ प्रमुख थे, धीमान और बिटपाल। उनकी सारी कलाकृतियों को नालंदा म्यूजियम में रखे गए, है ना। सारे मंदिर खाली हैं, यानी आगे का जो बड़ा गुफा हो या यहाँ सामने का छोटा गुफा, रेड एस्बेस्टस लोहे का ग्रिल जो है ना भैया, सब भगवान बुद्ध का मंदिर होता था। में हम लोग जा रहे हैं, यहाँ दोनों तरफ सेल्फ है जहाँ बुद्ध मूर्ति होता था। छात्र यहाँ भी स्नान ध्यान करके प्रे करते थे, बुद्धम शरणम गच्छामि, धर्मम शरणम गच्छामि, संघम शरणम गच्छामि। ये चारों तरफ हॉस्टल का कमरा है, एक एक छात्रों का एक एक घर है ना। हर हॉस्टल में एक कुआं होता था पानी पीने के लिए। हर हॉस्टल में एक बुद्ध मंदिर होता था। और ये आंगन में जो गड्ढा देख रहे हो ना, चूल्हा है। ईंधन में लकड़ी का इस्तेमाल होता था, ऊपर पॉट रख करके खाना तैयार होता था। चूल्हे का उपयोग खाना बनाने में, मेडिकल साइंस में, काढ़ा सिरप बनाने में, प्रयोगशाला में, है ना। चबूतरा जो है पेड़ के छांव में होता था, तैयार भोजन भी रखने के काम में आता था। और कभी कभी चबूतरे पर पढ़ाई भी होती थी, है ना। यहाँ भी दीवार का मोटाई 6 फीट है, जो कमरे को न गर्म होने देता था न ठंडा, यानी हर मौसम में एयर कंडीशन का काम। यहाँ भी लैंप पोस्ट है, दीवार ऊंचा नहीं है इसलिए रैक टूट गया है ना, किताब रखने वाला। इधर सामान रखने का जगह है, इधर डोर स्टॉपर है। तो यही चीज़ें बार बार मिलते हैं। इस लाइन में 1 किलोमीटर एरिया था, क्लासरूम, हॉस्टल और किचन बार बार रिपीट होते हैं। उस लाइन में मंदिर और स्तूप बार बार मिलेंगे, है ना। धन्यवाद।